हेलो बच्चों। तो अभी हमने रिवीजन कंप्लीट किया जर्नल्स का, लेजर का और ट्रायल बैलेंस का। अभी हम रिवीजन करेंगे सब्सिडियरी बुक्स का एंड कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। सब्सिडियरी बुक्स एंड कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। ओके, चलो। सब्सिडियरी बुक्स में देख, अभी मैं तेरे को बताता, सब्सिडियरी बुक्स में हमारे पास कैटेगरी वाइज सब्सिडियरी बुक्स बनी हुई है। मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए, कैश ट्रांजैक्शंस के लिए, बिल के ट्रांजैक्शंस के लिए और जर्नल प्रॉपर्टी। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में हमारे पास चार सब्सिडियरी बुक्स आते हैं: परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है। जो भी क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स हुआ है वो परचेज बुक में आएगा। जो भी क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स हुआ है वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा। ध्यान रखना, क्या बोला मैंने? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली परचेज बुक, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ओनली सेल्स बुक। अगर मैं कैश परचेज मतलब एनीथिंग परचेज फॉर कैश होगा तो वो इस बुक में नहीं आएगा। और मैं गुड्स के अलावा कुछ भी परचेज करूं, फिर चाहे वो क्रेडिट पे करूं कैश पे करूं, वो इस बुक में नहीं आएगा। सिमिलरली अगर मैं कैश में कुछ भी बेचूं तो वो सेल्स बुक में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आता है। और मैं गुड्स के अलावा अगर और कुछ भी बेचता हूं तो वो इस सेल्स बुक में नहीं आएगा। आई थिंक सो तुमको समझ में आ गया है। हाँ। अभी जो परचेज बुक और सेल्स बुक में ट्रांजेक्शन्स गए हैं, मतलब अगर मान ले क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स हुआ है और उन गुड्स को मैं रिटर्न कर रहा हूं तो वो परचेज रिटर्न बुक में आएगा। और अगर जो क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स हुआ है और उसमें से मुझे कुछ रिटर्न आया है तो वो सेल्स रिटर्न बुक में आएगा। क्लियर है ये बात? यस। अभी उसमें परचेज बुक का जो टोटल है, अपने को इसकी अकाउंटिंग समझनी होगी। परचेज बुक का जो टोटल है ये परचेज अकाउंट के डेबिट में जाएगा और इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस क्रेडिटर्स अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है। सेल्स बुक का जो टोटल है वो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा और इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस डेटर्स अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। क्लियर? परचेज रिटर्न बुक का जो टोटल है वो परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट होगा और इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट हो जाएंगे। सेल्स रिटर्न बुक का जो टोटल है वो सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट होगा और इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? यस। ये था सारा हमारे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड। अभी कैश ट्रांजैक्शंस। कैश ट्रांजैक्शंस में हमारे पास अगर कैश के रिलेटेड मतलब कैश में हुआ है, गांधी जी यहां से वहां हुए हैं कैश में, नोटों में, तो हम उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अगर बैंक ट्रांजैक्शंस हुए हैं तो हम उसको बैंक बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। यस। लेकिन कैश बुक में ना कई सारे और टाइप्स है, जैसे सिंपल कैश बुक जिसको हम सिंगल कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं, फिर डबल कॉलम कैश बुक और फिर ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अगर मैं सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक मेंटेन करता हूं तो कैश ट्रांजैक्शन के लिए कैश बुक बनाऊंगा और बैंक ट्रांजैक्शन के लिए बैंक बुक बनाऊंगा। लेकिन अगर मैं डबल कॉलम कैश बुक मेंटेन करता हूं तो मैं जो दो कॉलम्स है वो एक कॉलम कैश का दूसरा कॉलम बैंक का हो सकता है, एक कॉलम कैश का दूसरा कॉलम डिस्काउंट का हो सकता है, और एक कॉलम बैंक का और दूसरा कॉलम डिस्काउंट का, ऐसा भी डबल कॉलम कैश बुक हो सकता है। लेकिन अगर मैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाऊं तो तीनों कॉलम्स जो होंगे वो कैश, बैंक और डिस्काउंट होंगे, तो इसमें एक ही के जैसा बनेगा। ओके, क्लियर ये बात? हाँ। अगर मैं कैश बुक बनाता हूं तो मुझे कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ। अगर मैं कैश बुक बनाता हूं तो मुझे कैश अकाउंट बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोला गया कि ये एक जर्नलाइज्ड लेजर है। मतलब इसका जो फॉर्मेट होगा वो लेजर के फॉर्म में ही होगा, तो डबल वर्क नहीं होना चाहिए, इसीलिए जर्नल एंट्री भी यही मानी जाएगी और लेजर में पोस्टिंग भी यही मानी जाएगी। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन मतलब कैश बुक के रिलेटेड। फिर चाहे तुम सिंपल कॉलम कैश बुक बनाओ, डबल कॉलम कैश बुक बनाओ या ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाओ, आप इनके अलग से लेजर अकाउंट नहीं बनाओगे। क्लियर ये बात? हाँ। लेकिन अगर परचेज बुक बना रहे, सेल्स बुक बना रहे, परचेज रिटर्न बुक बना रहे, सेल्स रिटर्न बुक बना रहे, तो इनके अलग से लेजर अकाउंट्स बनेंगे।
यहाँ पे इन बुक्स में हम जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे इसको सिर्फ जर्नल एंट्री का सब्स्टिट्यूट माना गया। इन ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज आपको करनी नहीं है, लेकिन लेजर बना के लेजर में पोस्टिंग करनी पड़ेगी। लेकिन कैश बुक में हम जो बनाएंगे उसका ना तो जर्नल एंट्री करेंगे और ना ही लेजर पोस्टिंग करेंगे, क्योंकि कैश बुक का फॉर्मेट ही लेजर अकाउंट के फॉर्मेट जैसा है। ओके। फिर तीसरा आया मेरा बुक बिल के रिलेटेड बुक। बिल के रिलेटेड बुक मेरे पास दो ही होगा, एक बिल रिसीवेबल बुक, एक बिल्स पेएबल बुक। अगर मैं बिल रिसीवेबल बुक और बिल पेएबल बुक बना रहा हूं तो मुझे बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल के रिलेटेड एंट्रीज पास करने की जरूरत नहीं। मैं जब भी बिल ड्रॉ करूंगा तो बिल रिसीवेबल बुक में उसकी एंट्रीज मतलब उसको रिकॉर्ड करूंगा, और जब भी बिल्स एक्सेप्ट करूंगा किसी ने मेरे ऊपर ड्रॉ किए तो उसको बिल्स पेएबल बुक में मैं डेट के हिसाब से वहां पे उसको रिकॉर्ड करते जाऊं। इसके अलावा बाद बाकी जितने भी ट्रांजैक्शन है, जैसे कैश परचेज, सॉरी क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स, इसके अलावा डेप्रिसिएशन के, बैड डेट्स के, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के, ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, ये जो हम एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करते हैं, ये सारे के लिए कोई बुक्स नहीं बने तो अपने को इनको जर्नल प्रॉपर में जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना होगा। जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट इज नथिंग बट जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। आई बात समझ में? पक्का? ये था पूरा कैश बुक मतलब तेरा सब्सिडियरी बुक्स का क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन, बिल ट्रांजैक्शन और जर्नल प्रॉपर का रिवीजन, एक्सप्लेनेशन कंसेप्ट वाइज। अभी अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे, अपन इसके अभी क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले बोला गया क्वेश्चन नंबर 5 में, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ पीसी लाल एंड कंपनी इन द प्रॉपर बुक्स। अभी कौन से बुक से ये ट्रांजैक्शन समझ के पता चलेगा। परचेज का ट्रांजैक्शन होगा क्रेडिट परचेज का, तो फिर परचेज बुक में, क्रेडिट सेल का तो सेल्स बुक में। अभी परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के ट्रांजैक्शन परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक में जाएंगे। आपको जुलाई मंथ के ट्रांजैक्शन दिए। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है सेल्स बुक का, सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सेठी एंड कंपनी, तो ये सेल्स बुक में जाएगा। उसके बाद परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम हरी एंड ब्रदर्स, ये परचेज बुक में जाएगा। परचेज्ड फॉर कैश फ्रॉम मोहन एंड कंपनी, ये कैश बुक में जाएगा क्योंकि कैश परचेज बोला है, कैश परचेज। सोल्ड टू गोपाल ब्रदर्स ऑन क्रेडिट, सेल्स बुक में जाएगा। रिटर्न टू हरी एंड ब्रदर्स, हरी एंड ब्रदर्स इसको परचेज बुक में रिकॉर्ड किया था तो ये परचेज रिटर्न बुक में जाएगा। परचेज फ्रॉम कोहली एंड कंपनी, ये परचेज बुक में जाएगा। गोपाल ब्रदर्स रिटर्न वन वाटर हीटर एज डिफेक्टिव, गोपाल ब्रदर्स को मैंने सेल किया था क्रेडिट पेज, तो ये सेल्स रिटर्न बुक में जाएगा। दैट्स इट। तो आपको परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक बनाने हैं। कैश बुक हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे, कैश बुक हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे क्योंकि कैश बुक जब बनाते हैं तो वो कैश अकाउंट के जैसा होता है। इसका शुरुआत जो है वो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक से होता है और एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक से होता है। लेकिन हमको ना तो ओपनिंग बैलेंस दिया ना तो क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो यहाँ पे कैश बुक नहीं बनेगा। हाँ, ये कैश ट्रांजैक्शन होने की वजह से बाकी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के बुक्स में ये नहीं जाएगा, तो आपको इसको इग्नोर करना है। आपको इसको क्या करना है? इग्नोर करना है। तो आई थिंक सो हमको पांच पांच नहीं, चलो एक एक करके बुक बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले सेल्स बुक बोला है। अच्छा, किसके बुक्स में कर रहे हैं अपन ये? पीसी लाल एंड कंपनी। तो क्वेश्चन नंबर 5, इन द बुक्स ऑफ पीसी लाल एंड कंपनी, सबसे पहले बना रहा हूं मैं सेल्स बुक। सेल्स बुक का फॉर्मेट होता है डेट, नेम ऑफ कस्टमर, उसके बाद इनवॉइस नंबर और उसके बाद अमाउंट। ठीक है, यस। आप यहाँ पे नेम ऑफ कस्टमर की जगह पे नेम ऑफ डेटर भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सेल्स का ट्रांजैक्शन है मेरा जुलाई 5। इनवॉइस नंबर दिया नहीं है तो हम लिखेंगे नहीं। हमने सेठी एंड कंपनी को सेल किया जुलाई 5। ईयर दिया है क्या? नहीं दिया। तो 5 जुलाई को सेठी एंड कंपनी, अभी क्या क्या परचेज किया, क्या क्या सेल किया? सेठी एंड कंपनी को मैंने सेल किया 10 इलेक्ट्रिक आयंस एट रुपीज 250 ईच, तो फिर
इलेक्ट्रिक आयंस 10 इंटू 250, तो इसका टोटल हुआ 2500। इनर साइड में लिख दिया। अभी इनवॉइस नंबर में मैं इनवॉइस नंबर नहीं दिया है, तो यहाँ पे ना अमाउंट ही, ओके यस। उसके बाद 5 इलेक्ट्रिक स्टोव्स एट ₹150, तो फिर इलेक्ट्रिक स्टोव्स 5 इंटू 150 750, और टोटल आउटर कॉलम में चला गया 3250। टोटल आउटर कॉलम में चला गया 3250। इसके बाद सेल्स का और ट्रांजैक्शन है 15 जुलाई को, तो 15 जुलाई किसको सेल किया हमने? गोपाल ब्रदर्स को, तो हम लिखेंगे यहाँ पे गोपाल ब्रदर्स। टेन हीटर्स एट ₹500, तो हीटर्स 10 इंटू 500, यानी ये हो गया 5000। और 10 इलेक्ट्रिक, सॉरी 5 वाटर हीटर्स एट ₹250 each, तो वाटर हीटर्स 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1250। और आउटर कॉलम में गया 6250। तो मैंने 15 तारीख का भी रिकॉर्ड कर दिया। और किधर सेल्स का ट्रांजैक्शन है? नहीं। तो सेल्स का ट्रांजैक्शन और किधर नहीं है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 3250 प्लस 6250, 9500। 9500। अभी देख, सेल्स बुक है ये, तो सेल्स बुक का जो टोटल है 9500 मैं सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा 9500, और इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन उनके डेटर्स अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। मतलब सेठी एंड कंपनी को डेबिट हो जाएगा 3250, और गोपाल ब्रदर्स को डेबिट हो जाएगा 6250, और टोटल में सेल्स को क्रेडिट हो जाएगा 9500। मेरा डबल एंट्री सिस्टम खत्म हो गया। इस तरीके से मतलब सब्सिडियरी बुक से पोस्टिंग होता है लेजर में। कौन से? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कौन सा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और ये भी किसका? सेल्स। एक बार सेल्स बुक खत्म हो गया, उसके बाद मुझे बनाना था परचेज बुक, डेट, नेम ऑफ सप्लायर। भी यहाँ पे इनवॉइस नंबर नहीं है, तो मैं अमाउंट के ही 2 कॉलम बना रहा हूँ। इनवॉइस नंबर होता तो एक इनवॉइस नंबर का भी कॉलम बना देता। ठीक है, यस। अभी परचेज के ट्रांजैक्शन देख। सबसे पहले 8 जुलाई को हुआ है, किससे? हरी एंड ब्रदर्स से। तो 8 जुलाई हरी एंड ब्रदर्स, 8 जुलाई हरी एंड ब्रदर्स। क्या क्या हमने परचेज किया उससे? 20 हीटर्स एट ₹400 एंड 50 वाटर हीटर्स एट ₹100। तो हीटर्स 20 इंटू 400, ये हो जाएगा 8000। और वाटर हीटर्स ये कितने परचेज किए? 50 इंटू 100, 5000। आउटर कॉलम में गया 13000। उसके बाद और परचेज क्या किया है मैंने? 10 तारीख का तो कैश परचेज था, वो कैश बुक में जाएगा, हम यहाँ पे नहीं करने वाले उसको। कोहली एंड कंपनी 20 तारीख को कोहली एंड कंपनी से परचेज किया, तो 20 जुलाई कोहली एंड कंपनी। क्या क्या परचेज किया?
10 टोस्टर्स 200 रुपए का, टोस्टर्स 10 इंटू 200, 2000, और अगेन 10 टोस्टर्स 300, अगेन टोस्टर्स 10 इंटू 300 यानी 3000, आउटर कॉलम में गया 5000, ये हो गया। अभी परचेज बुक के और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, मैं इसका टोटल ले लूंगा यहाँ पे, ये हो गया 18,000, ये हो गया क्या 18,000। अभी ये जो 18,000 है ये मेरा परचेज बुक, ये मेरा क्या है परचेज बुक। तो परचेज बुक का टोटल हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते, तो परचेज अकाउंट में डेबिट हो जाएगा 18,000, और इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस उनके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। मतलब हरी एंड ब्रदर्स को क्रेडिट करेंगे 13,000 और कोहली एंड कंपनी को क्रेडिट करेंगे 5,000। इस तरीके से मेरा 18,000 डेबिट और 18,000 क्रेडिट टोटल में हो जाएगा और मेरा डबल एंट्री सिस्टम पूरा हो जाएगा। ये था मेरा परचेज बुक। अभी नेक्स्ट बुक जो मैं बनाऊंगा वो रहेगा सेल्स रिटर्न बुक। ये मेरे डेटर्स के रिलेटेड ही होता है, तो डेट, नेम ऑफ कस्टमर्स, अमाउंट, अमाउंट, हो गया। स्टार्ट करेंगे। सेल्स रिटर्न बुक का ट्रांजैक्शन किधर था, ये 20 तारीख को गोपाल ब्रदर्स ने हमको वाटर हीटर, 1 वाटर हीटर जो डिफेक्टिव था वो रिटर्न कर दिया। तो 20 जुलाई गोपाल ब्रदर्स वाटर हीटर 1 इंटू, अभी गोपाल ब्रदर्स को सेल किया था मैंने, सेल्स बुक में देख गोपाल ब्रदर्स से वाटर हीटर मैंने उसको 250 रुपए में बेचा था, तो 1 इंटू 250, दैट्स इट, इतना ही था। तो मैं सीधा आउटर कॉलम में 250 लेके चला जाऊंगा। ओके, ये रिकॉर्ड कर दिया। सेल्स रिटर्न बुक में और कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, तो मैं इसको टोटल ले लूंगा 250, मैंने इसका टोटल ले लिया 250। ठीक है, अभी सेल्स रिटर्न बुक का टोटल 250 डेबिट होता है सेल्स रिटर्न अकाउंट को, और इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस क्रेडिट होते हैं डेटर्स अकाउंट को। तो फिर सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट हो जाएगा 250 और गोपाल ब्रदर्स अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा 250, इसमें एक ही ट्रांजैक्शन था। ठीक है, सेल्स रिटर्न बुक के बाद मुझे बनाना है परचेज रिटर्न बुक। इसमें डेट, नेम ऑफ सप्लायर, आप चाहो तो नेम ऑफ क्रेडिटर भी लिख सकते हो, अमाउंट, अमाउंट, क्योंकि इनवॉइस नंबर नहीं है तो मैंने वो कॉलम हटा दिया। ठीक है, अभी परचेज रिटर्न का सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है, 18 जुलाई को हरी एंड ब्रदर्स को अपन ने रिटर्न कर दिया था, तो 18 जुलाई हरी एंड ब्रदर्स। क्या रिटर्न किया मैंने उसको, 5 वाटर हीटर क्योंकि वो डिफेक्टिव थे, तो वाटर हीटर 5 इंटू, अभी कितने में परचेज किया था ये मुझे परचेज बुक से पता चलेगा, तो मैं परचेज बुक में आऊंगा, हरी एंड ब्रदर्स वाटर हीटर 100 रुपए का एक परचेज किया था, तो 5 इंटू 100 ये हो गया 500, इसकी टोटल ले लूंगा 500, क्योंकि ये एक ही ट्रांजैक्शन था। मैंने सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए, 10 तारीख का ट्रांजैक्शन मुझे इग्नोर करना है, 10 तारीख का ट्रांजैक्शन मुझे क्या करना है, इग्नोर करना है। अभी परचेज रिटर्न बुक का टोटल परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट होता है और इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन क्रेडिट होता है, सॉरी उस क्रेडिटर अकाउंट में डेबिट होता है। ठीक है, तो फिर मैं इसका टोटल 500 रुपया परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा और हरी एंड ब्रदर्स अकाउंट को डेबिट कर दूंगा 500 रुपया। एक ही ट्रांजैक्शन था तो इंडिविजुअल में सिर्फ एक ही डेबिट होगा।
आई थिंक सो ये पूरा मैंने एकदम क्लियर कर दिया है, एकदम प्रॉपर तरीके से और एकदम आसानी से मैंने तुमको सिंपल तरीके से बता दिया कि हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के बुक्स को कैसे बनाते हैं और उसकी पोस्टिंग कैसे होती है, लेजर में पोस्टिंग कैसे होती है। ओके श्योर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इन द सेंस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है फॉलोइंग आर सम ऑफ द ट्रांजैक्शंस ऑफ मेसर्स समीर ट्रेडर्स अ गारमेंट डीलर, प्रिपेयर द सेल्स बुक। आपको सिर्फ सेल्स बुक बनाने को बोला, क्या बनाने को बोला है, सेल्स बुक। तो अभी सेल्स बुक अगर बनाना है तो क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स के ट्रांजैक्शंस ही यहाँ पे आएंगे, बाकी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ मेसर्स समीर ट्रेडर्स फॉर्मेट बनाएंगे सबसे पहले। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स समीर ट्रेडर्स हम बना रहे हैं सेल्स बुक। पहले देख ले इनवॉइस नंबर दिया है क्या, इनवॉइस नंबर नहीं दिया तो फिर डेट, नेम ऑफ कस्टमर, एलएफ, अमाउंट, अमाउंट। एक एक करके, सबसे पहले डेट भी नहीं दिया है तुमको, सोल्ड टू मेसर्स चावला एंड वर्मा ऑन क्रेडिट, तो ये ट्रांजैक्शन आएगा मेसर्स चावला एंड वर्मा का। तो फर्स्ट मेसर्स चावला एंड वर्मा, थर्टी शर्ट्स 700 पर शर्ट और 20 ट्राउजर्स। ठीक है, तो सबसे पहले शर्ट्स 30 इंटू 700 21,000, और फिर ट्राउजर्स, ट्राउजर्स कितना है, 20 ट्राउजर 1000 रुपया, 20 इंटू 1000 20,000, आउटर कॉलम में गया 41,000। ओहो, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10% है। तो एक सेकेंड, मैं यहाँ टोटल लूंगा 41,000, फिर माइनस करूंगा ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, तो ये हो जाएगा 4,100, और आउटर कॉलम में जाएगा 41,000 माइनस 4,100, 36,900, 36,900। कोई दिक्कत है इसमें नहीं। ट्रेड डिस्काउंट नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट होता है ना सारा, अपन ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंट फॉर ही नहीं करते, तो मुझे यहाँ से उसको माइनस करना होगा। और मैं अभी पोस्ट करते समय चावला एंड वर्मा को क्रेडिट करूँ, सॉरी डेबिट करूंगा 36,900 से। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड फर्नीचर टू मेसर्स मित्तल एंड कंपनी, ये नहीं आएगा क्योंकि ये मेरे गुड्स नहीं है, ये सेल ऑफ फर्नीचर है, नहीं आएगा, भले क्रेडिट से लेकिन नहीं आएगा। सोल्ड 50 शर्ट्स टू मेसर्स नागपाल एंड सन्स एट ₹800 पर शर्ट। ठीक है, तो ये आएगा मेसर्स नागपाल एंड सन्स, मेसर्स नागपाल एंड सन्स, शर्ट्स 50 800 रुपये पे, शर्ट्स 50 इंटू 800, 40,000, कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है और सिर्फ एक ही आइटम बेचा है, तो मैं सीधा आउटर कॉलम में लेके जाऊंगा। ओके, तो ये हो गया, इसको मुझे रिकॉर्ड नहीं करना। सोल्ड टाइपराइटर नहीं आएगा, गुड्स नहीं। सोल्ड 30 शर्ट्स टू चीप स्टोर्स एट ₹750 ईच फॉर कैश, कैश सेल से, ये भी नहीं आएगा।
सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मेसर्स मधु एंड गर्ग, ठीक है। तो थर्ड में आएगा मेसर्स मधु एंड गर्ग, हमने इनको गुड्स ही बेचे हैं और क्रेडिट पे बेचे। क्या क्या सेल किया मैंने, शर्ट्स दिए 50 750 रुपए पे, तो शर्ट्स 50 इंटू 750, फिर ओवरकोट्स दिए 20, 5,000 पर ओवरकोट पे, ओवरकोट्स 20 इंटू 5,000, तो 50 इंटू 750, यह आया 37,500। उसके बाद 20 इंटू 5,000, यह आया 1 लाख। ट्रेड डिस्काउंट है क्या, हाँ 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो मैं पहले यहाँ टोटल लूँगा 1,37,500, फिर माइनस करूँगा ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, ये हो जाएगा 13,750, और आउटर कॉलम में गया 1,23,750, 1,23,750 मैंने इसको भी रिकॉर्ड कर दिया। तो जितने सेल्स बुक में जाने चाहिए थे उतने मैंने रिकॉर्ड कर दिए हैं। इसका टोटल होगा 36,900 प्लस 40,000 और प्लस 123,750, ये हुआ 2,06,50। अब ये सेल्स बुक का टोटल है, तो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा मैं एक ही साथ 2,06,50, और मेसर्स चावला एंड वर्मा को डेबिट करूंगा 36,900, मेसर्स नागपाल एंड सन्स को डेबिट करूंगा 40,000, और मेसर्स मधु एंड गर्ग को डेबिट करूंगा 1,25,750। क्लियर क्या, yes. तो ये था मेरा क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड बुक, और अगर आए क्वेश्चन आपको तो इसी तरीके से आएंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया प्रिपेयर अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक। एक बार ट्रिपल कॉलम कैश बुक आपने समझ लिया ना, तो फिर आपको सिंगल कॉलम डबल कॉलम सब समझ में आ जाएगा। आपको रिवीजन करते समय सिंगल कॉलम डबल कॉलम की अलग से रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ट्रिपल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चंस देख लेना, आपको समझ जाएगा। उसमें भी मैंने एक क्वेश्चन लिया, उसमें कई सारे ट्रांजेक्शन्स लिए हैं, तो ये एक मास्टर क्वेश्चन हो गया, इस पे हमारा प्रॉपर तरीके से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, प्रिपेयर अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस फॉर द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। बोला गया कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाओ जैसे तुमको इन्फॉर्मेशन दी उसके हिसाब से, और बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन कर दो नेक्स्ट मंथ में, इस मंथ का जो कैरी डाउन बैलेंस है नेक्स्ट मंथ में कितना ब्रॉट डाउन हो जाएगा, ये भी करने को बोला है उन्होंने। तो ठीक है, करते हैं। डेट के साथ दिया है, जैसे मैंने तुमको बोला कि हमारा कैश बुक जो है वो लेजर के फॉर्मेट में बनता है, तो इसका फॉर्मेट भी वैसा ही होगा। हम लिखेंगे कैश बुक ट्रिपल कॉलम, कैश बुक किसके बुक्स में बनाना है ये नहीं बोला है। डेट, रिसीट्स, कैश, बैंक, डिस्काउंट, डेट, पेमेंट्स, कैश, बैंक और डिस्काउंट, कई सारे कंसेप्ट मैं तुम्हारे यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। हो गया फॉर्मेट रेडी, फटाफट फॉर्मेट को रेडी करो। चलो, तो जैसे मैंने बोला कि कैश
बुक का स्टार्टिंग पॉइंट होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। डिस्काउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, इसको मैं एंड करते समय समझू। तो ओपनिंग बैलेंस सिर्फ कैश और बैंक का होगा। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक तुमको ओपनिंग बैलेंस दिया हो, अप्रैल 22 का बनाना है। तो 1 अप्रैल 22 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा 9,000 और 36,000। 1 अप्रैल 22 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,000 36,000 डिस्काउंट में डैश हो गया। इसके बाद पेड इनटू बैंक ₹3,000। अभी पेड इनटू बैंक मतलब मेरा कैश कम हो रहा है और बैंक में पैसा जा रहा है, मतलब मेरा एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये दोनों के दोनों अकाउंट्स इसी बुक में आ रहे हैं। तो जब मैं इसको पोस्ट करूंगा, ऐसे टाइप के ट्रांजैक्शन को मैं कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन या कॉन्ट्रा, ऐसे टाइप के एंट्री को मैं कॉन्ट्रा एंट्री बोलता हूँ। ठीक है, तो बैंक में पैसा आ रहा है, पेड इनटू बैंक है तो बैंक में पैसा आ रहा है, तो रिसीट साइड में बैंक के कॉलम में आएगा 3,000। रिसीट साइड में बैंक के कॉलम में आएगा 3,000, और पेमेंट साइड में कैश के कॉलम में आएगा 3,000। क्लियर क्या? कौन से डेट को है ये? 2 अप्रैल। तो 2 अप्रैल 22। यहाँ पे बैंक लिखा है तो हम नाम देंगे टू कैश, और यहाँ पे कैश में अमाउंट लिखी है तो नाम देंगे बाय बैंक। इस तरीके से पोस्टिंग करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट में सिर्फ ये कॉन्ट्रा है, इसकी वजह से सी का मार्किंग हम दोनों जगह पे दे देंगे। इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज, और इसको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई किया जाए इसके वजह से उसके आगे अपन सी लिख देते हैं। ठीक है, यस। आगे ब्रॉट फर्नीचर एंड इशूड चेक 4,500। तो ये मेरा पेमेंट है, डेट बिंग 5 अप्रैल, तो 5 अप्रैल 22 को बाय फर्नीचर, और चेक दिया है तो बैंक के कॉलम में आएगा 4,500। बैंक के कॉलम में आएगा 4,500। उसके बाद परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1,500 8 तारीख को, तो अगेन पेमेंट है 8 अप्रैल 22 बाय गुड्स परचेज किया है तो परचेज अकाउंट आएगा, और कैश में परचेज किया है तो कैश कॉलम में आया 1,500। रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर कामिनी 2,940, डिस्काउंट अलाउड टू हर 60। 12 तारीख को मुझे कामिनी से पैसा आया तो रिसीट साइड में आएगा 12 अप्रैल 2022 टू कामिनी। कैश में पैसा आया या चेक में? कैश में आया है, तो फिर 2,940 कैश कॉलम में आएगा, और हमने उसको 60 रुपीज का डिस्काउंट दिया है तो उसी एंट्री में डिस्काउंट के कॉलम में 60 रुपीज लिख देंगे। ये डिस्काउंट अलाउड है, उसका टोटल 3,000 का मैंने सेटलमेंट कर दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 14 को कैश सेल्स 15,000, तो 14 अप्रैल 22 रिसीट हुआ है टू सेल्स कैश में 15,000। उसके बाद पेड टू मिस शिखा बाय चेक ₹4350, और हमको उससे डिस्काउंट मिला 150 का। ठीक है, तो पेमेंट साइड में लिखेंगे हम 16 अप्रैल 22 को बाय मिस शिखा, चेक से पेमेंट किया तो 4350 बैंक में, और उसने हमको डिस्काउंट दिया तो 150 रुपीज उसी के बाजू में डिस्काउंट कर। क्लियर? यस। तो ये दो ट्रांजेक्शन। 20 तारीख को पेड इनटू बैंक 1,500, तो 20 तारीख को 20 अप्रैल 2022 बैंक में पे किया है तो बैंक कॉलम में रिसीट साइड में, और कैश में पेमेंट किया है तो पेमेंट साइड में कैश के कॉलम 20 अप्रैल 2022। एक बार ये आइडेंटिफाई कर लिया तो अभी अपन अकाउंट लिख सकते हैं। यहाँ पे आएगा टू कैश ब्रैकेट में सी, यहाँ पे आएगा बाय बैंक ब्रैकेट में सी। हो गया? यस। उसके बाद नीचे नीचे जा रहा है, 23 को सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड 4,000। अभी क्रेडिट कार्ड से थ्रू सेल किया है मतलब पैसा आया है लेकिन मेरे बैंक में आएगा, तो फिर 23 अप्रैल को टू सेल्स, और बैंक में लिखेंगे
4000, बैंक कॉलम में लिखेंगे 4000। फिर 24th को विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट एक्सपेंस 1800, तो बैंक से विड्रॉ किया है, डेट क्या है 24 अप्रैल। बाय ड्रॉइंग्स, पर्सनल है इसलिए बाय ड्रॉइंग्स, और बैंक से विड्रॉ किया है तो बैंक के कॉलम में 1800, बैंक के कॉलम में 1800। फिर 26 को रिसीव्ड चेक फ्रॉम मिस रीमा 4290 और अलाउड हर डिस्काउंट 60। तो 26 तारीख को, ये 26 का चाहिए, दोनों ट्रांजैक्शन 26 के, ठीक है। तो रिसीट साइड में चेक मिला है तो रीमा के नाम से रिसीट साइड में 26 अप्रैल 22 टू रीमा चेक मिला है तो बैंक के कॉलम में 4290 और हमने उसको 60 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, ये दोनों रिकॉर्ड। फिर 28 को डिपॉजिटेड मिसेस रीमास चेक इनटू बैंक। ओहो, तो अभी यहाँ पे ना हमको जब चेक, अभी देखिए एक कंसेप्ट आया है इसमें, अगर मैं चेक मुझे मिला है और कुछ नहीं बोला तो ऐसा मान लिया जाता है कि उसको इमीडिएटली डिपॉजिट कर दिया, तो मैं बैंक के कॉलम में लिखता हूँ। लेकिन मुझे एक डेट पे चेक मिला है और मैंने दूसरे डेट पे इसको बैंक में डिपॉजिट किया है, तो कंसेप्ट बोलता है जब चेक मिला ना, आप उसको इमेजिन करो कैश मिली है और उसके हिसाब से रिकॉर्ड करो, और जब आप उस चेक को डिपॉजिट करने जाओगे तो इमेजिन करो कि आप कैश डिपॉजिट करने जा रहे हो और उसके हिसाब से कॉन्ट्रा एंट्री कैश डिपॉजिट की पास करोगे। तो यहाँ हमने जो 4290 कैश के कॉलम, बैंक के कॉलम में लिखा है, उसको हम कैश के कॉलम में लिखेंगे। और अभी 28 तारीख को मैंने इसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो 28 अप्रैल 2022 बैंक में पैसा जाएगा 4290 और 28 अप्रैल 2022 मेरा कैश जा रहा है, ऐसा इमेजिन कर रहा हूँ मैं, तो पेमेंट साइड में। तो अभी नाम लिख दूंगा, यहाँ आ जाएगा टू कैश ब्रैकेट में सी, यहाँ पे बाय बैंक ब्रैकेट में सी। क्लियर क्या? यस, इंपॉर्टेंट था, हाँ। उसके बाद 30 तारीख को विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 6000, तो ऑफिस यूज के लिए लाया तो बैंक से पैसा निकल के मेरे ऑफिस मतलब बिजनेस में आया, तो 6000 कैश में आया, तो 6000 यहाँ रिसीट साइड में कैश में, और बैंक से पैसा जा रहा है तो 6000 पेमेंट साइड में बैंक में। डेट क्या था 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल 2022 यहाँ लिखूंगा टू बैंक ब्रैकेट में कॉन्ट्रा, और 30 अप्रैल 2022 बाय कैश ब्रैकेट में कॉन्ट्रा। हो गया ये? यस। उसके बाद 30 तारीख को पेड रेंट बाय चेक 2400, तो 30 अप्रैल 2022 बाय रेंट, बैंक के कॉलम में अमाउंट कितना है 2400, बैंक के कॉलम में लिखूंगा 2400। उसके बाद बैंक चार्ज 1% कमीशन ऑन सेल थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड। अभी ये मंथ एंड का ट्रांजैक्शन है और एक्सपेंस है मेरा, तो पेमेंट साइड में 30 अप्रैल 2022 बाय कमीशन, और उन्होंने बोला है जो हमने डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू सेल किया था उस पे 1%। तो डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो सेल किया था वो कौन सा ट्रांजैक्शन था, ये सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड 4000 का, तो 4000 का 1%, 4000 का 1% 40 रुपीज, और बैंक ने चार्ज किया तो बैंक का ट्रांजैक्शन है, बैंक से पेमेंट हो गया 40 रुपीज का। हो गया, सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिए, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं बचा है जो रिकॉर्ड करना बाकी है। ओके, तो अभी हम क्लोज करेंगे, 3-4 लाइन छोड़ूंगा और फिर एक एक करके क्लोज करूंगा। सबसे पहले कैश अकाउंट को क्लोज करूंगा। कैश अकाउंट हमारा डेबिट बैलेंस शो करेगा सिर्फ, या तो जीरो बैलेंस शो करेगा, कैश कभी भी क्रेडिट बैलेंस शो नहीं करेगा। क्लियर? तो कैश का पहले टोटल लेंगे, डेबिट का टोटल पहले लेंगे 9000 प्लस 2940 प्लस 15000
प्लस 4290 प्लस 6000 माइनस, चलो 37,230 तो टोटल आया है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 37,230, 37,230 माइनस करूंगा इसमें से 3000, माइनस करूंगा 1500, माइनस करूंगा 1500 और माइनस करूंगा 4290, तो मेरा यहाँ पे आएगा 30 अप्रैल 2022 को बाय बैलेंस कैरेट डाउन डिफरेंस इज 26,940 और 1 मई 2022 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 26,940। ये हो गया मेरा कैश का। सेम तरीके से बैंक का क्लोज करूंगा। बैंक को क्लोज करते समय पहले तो मैं डेबिट माइनस क्रेडिट की करूंगा। इसका डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। बैंक का बैलेंस आपका डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी शो करता है। जनरली अपन डेबिट मान के डेबिट माइनस क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट का टोटल लेने दो पहले। 36 प्लस 3 प्लस 1500 प्लस 4000 प्लस 4290, इसका टोटल आ रहा है 48। में इधर लिख देता हूँ रफ में किधर, तो 48,790। डेबिट का टोटल आ रहा है 48,790 माइनस 4,500 माइनस 4,350 माइनस 1,800 माइनस 6,000 माइनस 2,400 माइनस 40। तो पॉजिटिव आया तो डेबिट बैलेंस ही है, तो ये हो जाएगा 29,700 और ये हो जाएगा 29,700 ब्रॉट डाउन, कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन कर दिया। टैली होगा ये 48,790 पे, टैली होगा ये 48,790 पे। हो गया? यस। अभी ये हो गया मेरा कैश एंड बैंक का। डिस्काउंट कॉलम को कभी हम बैलेंस नहीं करते, डिस्काउंट कॉलम की टोटल ली जाती है। तो मेरा डेबिट में जो डिस्काउंट कॉलम है उसका टोटल आया 120, मैं यहाँ 120 लिख दिया। और क्रेडिट का जो डिस्काउंट कॉलम है उसका टोटल आया 150, मैंने यहाँ पे 150 लिख दिया। ठीक है, मुझे कैश और बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे डिस्काउंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। और ये दो टाइप के डिस्काउंट है। डेबिट में मेरे पास जो डिस्काउंट है ना, इट रिप्रेजेंट्स डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और क्रेडिट में जो डिस्काउंट है ना, इट रिप्रेजेंट्स डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। हो गया? यस। तो अभी ये जो डिस्काउंट अलाउड है, ये 120 रुपीज जो डेबिट है, अगर वो डिस्काउंट अलाउड को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको ऐसे नहीं लिखना है। इट विल बी डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और डिस्काउंट रिसीव्ड का जो टोटल है, इट विल बी क्रेडिटेड टू डिस्काउंट received account, it will be credited to discount received account। हो गया? yes। ये था कंसेप्ट हमारा पूरा कैश बुक का, जिसमें डिस्काउंट कॉलम भी आएगा। फिर जब भी चाहे वो डबल कॉलम डिस्काउंट, डबल कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट कॉलम आए या ट्रिपल कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट का कॉलम आए, ट्रीटमेंट तो यही रहेगा। आई थिंक सो सारी चीजें क्लियर। तो हमने सब्सिडियरी बुक्स पे भी अच्छे खासे क्वेश्चन कर लिए हैं और ये पूरा प्रॉपर तरीके से हमने रिवाइज कर लिया। अभी हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस के ऊपर। किसके ऊपर है ये? कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस के ऊपर। अभी क्या बोला है? क्लासिफाई द फॉलोइंग रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स एज कैपिटल और रेवेन्यू। आपको क्लासिफाई करना है कि इसमें से क्या कैपिटल रिसीट या एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू रिसीट या एक्सपेंडिचर है। सबसे पहले यहीं पे मैं मार्किंग करके दे दूंगा और इसमें अपने कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले वेजेस इनकर्ड बाय अ फैक्ट्री इन मैन्युफैक्चरिंग अ पार्ट फॉर इट्स प्लांट। प्लांट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमने कुछ वेजेस इनकर किया, तो हमने बोला कि अगर कोई भी एसेट को, फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करने के लिए, परचेज करने के लिए, क्या हुआ सर?
किधर? तो वेजेस इनकर्ड बाय अ फैक्ट्री, हाँ, तो हम कोई भी अगर फिक्स एसेट को परचेज करने के लिए या बिल्डअप करने के लिए उसके ऊपर अगर कोई खर्चा करते हैं तो वो सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, हम उस अकाउंट में ही उसको ये करते हैं। तो ये मेरा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये मेरा हो जाएगा कैपिटल, हम इसको वेजेस में नहीं लेके जाएंगे, हम इसको प्लांट अकाउंट में ही डेबिट करेंगे। तो ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ द डायरेक्टर्स फॉर ट्रिप्स अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट। अभी कैपिटल एसेट परचेज करने के लिए हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स जो है वो इंडिया के बाहर गए। अभी उनका जो भी ट्रैवलिंग एक्सपेंस रहेगा तो ऑब्वियसली ये एसेट को एक्वायर करने के लिए किया गया खर्चा है, तो ये भी मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, ये भी मेरा क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद एन एक्सपेंडिचर इंटेंडेड टू बेनिफिट द करंट पीरियड। मैं कोई भी खर्चा ऐसा करता हूं जिसके वजह से करंट पीरियड में ही मुझे उसका बेनिफिट मिलने वाला है, तो ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो। कोई भी खर्चा जिसका बेनिफिट मुझे सिर्फ करंट ईयर में मिलेगा वो मेरा रेवेन्यू होता है। कोई भी खर्चा जिसका बेनिफिट मुझे मोर देन 1 ईयर मिलेगा तो वो कैपिटल होता है। तो ये लॉजिक से मेरा थर्ड वाला ट्रांजेक्शन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। क्यों? क्योंकि उसका बेनिफिट जो है वो सिर्फ करंट पीरियड में मिलने वाला है। समझा क्या? यस। आगे, अमाउंट पेड फॉर रिन्यूअल ऑफ सॉरी रिमूवल ऑफ स्टॉक टू अ न्यू साइट। मेरा एक नया साइट था, मैं जो मेरा स्टॉक है अभी क्लोजिंग स्टॉक जो है मेरा एसेट होता है, तो इसको यहाँ से वहां लेके जाने के लिए मुझे खर्चा करना पड़ा। तो ये यहाँ से वहां लेके जाने के लिए खर्चा करना पड़ा, इससे मेरे स्टॉक का वैल्यू बढ़ा क्या? इससे मेरा बेनिफिट बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा। तो इसकी वजह से ये मेरा क्या रहेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा। क्या रहेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बाय अ रियल इस्टेट डीलर। मैंने मेरा लैंड एंड बिल्डिंग बेचा, उससे मुझे अमाउंट मिला, तो दिस इज कैपिटल रिसीट। दिस इज कैपिटल, पैसा आया है, रिसीट है, और कैपिटल एसेट बेच के पैसा आया है तो कैपिटल रिसीट होगा। ओके। एन एक्सटेंशन ऑफ रेलवे ट्रैक इन द फैक्ट्री एरिया, तो ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओके। अमाउंट स्पेंट ऑन पेंटिंग द फैक्ट्री, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इससे मेरे बेनिफिट में कोई इंक्रीज नहीं होने वाला, तो ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। पेमेंट ऑफ वेजेस फॉर बिल्डिंग अ न्यू ऑफिस एक्सटेंशन, तो एसेट पे वेजेस का खर्चा किया है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स, हमने शेयर्स इशू किए, उससे मुझे प्रीमियम मिला। ये इशू ऑफ शेयर्स के टॉपिक में हमको ग्रुप 2 में है वैसे, लेकिन ये जो प्रीमियम मिला ये मेरा प्रॉफिट है और ये मेरा कैपिटल प्रॉफिट होता है, इसके वजह से ये कैपिटल रिसीट माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा? कैपिटल रिसीट माना जाएगा। ओके। उसके बाद रिंग्स एंड पिस्टन्स ऑफ एन इंजन वर चेंज टू गेट फुल एफिशिएंसी। मेरा जो मैंने ये जो रिंग्स एंड पिस्टन्स जो बदले हैं मेरे मशीनरी के, इसकी वजह से अभी मशीनरी बहुत एफिशिएंटली काम करेगी। एफिशिएंटली काम करेगी तो उसका एफिशिएंसी बढ़ रहा है, मतलब उससे बेनिफिट बढ़ रहा है। अगर बेनिफिट बढ़ने के लिए मैं कोई भी खर्चा करता हूँ तो फिर ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो दिस इज माई कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके। और उसके बाद लास्ट, लीगल फीस पेड टू एक्वायर अ प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी को एक्वायर मतलब कैपिटल एसेट एक्वायर करने के लिए मैं अगर ये खर्चा नहीं करता तो मैं उसको एक्वायर नहीं कर पाता, तो ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा। मैं उसको प्रॉपर्टी अकाउंट को ही डेबिट करूंगा, पीएल में नहीं लेके जाऊंगा। जनरली कैपिटल जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं या ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बैलेंस शीट से रिलेटेड होते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और रिसीट्स जो है वो पीएल के रिलेटेड होते हैं, तो वो पीएल में दिखते हैं। तो जहां जहां पे मैंने तुमको कैपिटल 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 बोला ये सारा बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा, और जहां जहां पे रेवेन्यू रेवेन्यू बोला ये सारा पीएल में रिफ्लेक्ट होगा। क्लियर क्या? पक्का? Yes. ये कैपिटल और रेवेन्यू ना हमको एक और चैप्टर में काम आता है, और उस चैप्टर का नाम है एनटीओ। उस चैप्टर का नाम क्या है? एनटीओ। लेकिन अभी एनटीओ का रिवीजन एनटीओ के टाइम पे करेंगे। अभी फिलहाल के लिए तो हमने कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन वाला चैप्टर का भी रिवीजन कर लिया और सब्सिडियरी बुक्स का भी रिवीजन कर लिया। मुझे नहीं लगता अभी आपको इन सब चीजों में कोई प्रॉब्लम नजर आएगा। ओके, चलो बाय बाय बच्चों, थैंक यू।